So he couldn't give me the time, तो इसलिए उन्होंने मुझे literally धक्का मार दिया था, तो I had to learn and swim with the sharks. But कहीं अगर फंसता था तो मुझे बचा लेते थे, but बोला तैरना सीखो. Yeah, who was Olivia? भी वो ब्रांड की equity भी ऐसी है that people actually think that this is a foreign brand. मेरी आपके साथ भी इंटरेक्शन होती थी. मैं आपसे जितना भी लड़ाई झगड़ा करूं प्राइस पे उस पे, मैंने ये आपसे कहा था राहिल, अगर पैसे नहीं बन रहे ना, at the end of the day, a cup of business is business and a cup of tea is a cup of tea. अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज राहिल बट वेलकम टू अनबॉक्सिंग सक्सेस। आज हमारे साथ को होस्ट हैं फवाद हसन, यासिर जलवानी। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको मैं उनकी टैगलाइन से ही वेलकम करूंगा और उनकी टैगलाइन है ओलिविया शुक्रिया। तो शुक्रिया आमिर भाई फॉर कमिंग इन। ये टैगलाइन हम बचपन से हमें याद है, शायद प्रोडक्ट का भी नहीं पता होगा मगर ये टैगलाइन हमें पता थी। इस टैगलाइन के पीछे राज क्या है ये बताएं। ये टैगलाइन के पीछे सच तो कुछ राज नहीं है। मेरे वालिद साहब बहुत पहले, जब हमने 1983 में ओलिविया ब्रांड जब लॉन्च किया था, कॉस्मेटिक ब्रांड पाकिस्तान का, तो हम एक टैगलाइन, एक ऐड बना रहे थे। तो एक बहुत ही टैलेंटेड खातून पाकिस्तान में जो मीडिया इंडस्ट्री से उनका वाकिफ़ था, ज़ोहरा उनका नाम था, है। तो ऐसे ही वो बस वो लिफ्ट में थे और चूँकि वो डॉन की बिल्डिंग में भी थे, वहाँ उनकी ऑफ़िसेज़ हमारी ओलिविया की उस टाइम पे थी। तो उन्होंने पूछा कि ज़ोहरा कोई टैगलाइन तो दो, यू नो कि देयर शुड बी समथिंग। तो जैसे बस वो ओलिविया को शुक्रिया, एंड देन उन्होंने उनको वहीं रोक दिया, एंड देन शी सेड कट द का ओलिविया शुक्रिया, सो इट जस्ट राइम्ड एंड दैट स्टक टू हिम। एंड उसके पीछे भी एक बहुत डीपर मीनिंग है, बिकॉज़ जो शुक्रिया जो वर्ड है, वो बेसिकली शुक्र है, एंड शुक्र इज़ ग्रैटिट्यूड। एंड इट इज़ अ कांस्टेंट रिमाइंडर फॉर मी, फॉर माय फादर, जब उन्होंने शुरू किया था कि अगर हमें किसी चीज़ के ज़रिए अल्लाह ताला अगर रिज़्क दे रहा है, तो हमें हमेशा अपने आप को रिमाइंड करना पड़ेगा दैट वी हैव टू बी इन अ स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमें अपने उन खुदा का शुक्र करना है, हमें अपनी आवाम का शुक्र करना है जिन्होंने हम पर भरोसा किया, जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने हम में बिलीव किया। एंड इट्स बीन अ जर्नी। हमारे सप्लायर्स जिनसे हम माल खरीदते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमसे माल खरीदते हैं, तो ये एलिमेंट ऑफ शुक्र और एलिमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड इज सो इम्पोर्टेंट, एंड इट्स एम्बेडेड इनटू आवर ईथॉस कि हमने इस टैगलाइन को, हमारी ये पहचान इसलिए बिकॉज हम वी रिमाइंड आवरसेल्व्स एवरी डे इन द वर्कफोर्स आल्सो। जैसे हम किसी, मैं कमरे में भी जाऊंगा, मार्केटिंग में बोलूंगा ओलिविया शुक्रिया, यू नो, या वो ये बोलेंगी मुझसे मुझे, तो हम एक दूसरे को भी कहलवाते हैं, नॉट फॉर एनी अदर रीजन कि वो हमें टैगलाइन याद है, सिर्फ रिमाइंड करने के लिए अगर आज हम हैं तो अल्लाह ने हमें यहाँ इसके जरिए अगर डाला है, तो इसके साथ गद्दारी ना करो, इसके साथ मिलावट ना करो, इसके साथ जबरदस्ती ना करो। अब अगर हम सिर्फ स्ट्रिक्टली बिजनेस एथिक्स के बारे में बात करते हैं कि आई नो यू एंड मैंने ये देखा है कि आप, आई मीन, एज अ पर्सन यू वेरी मच डाउन टू अर्थ। आप बहुत ही फेयर हैं अपने मामलात में। लाइक जो मेरी इंटरेक्शन आपसे रही है विद बिजनेस, लाइक मैं कंप्लेन नहीं कर सकता उसके बारे में। तो एक तो वो ये ना कि आपने दीवार पे लिख दिया कि जी ये मेरा विजन है या मिशन है जो भी है, बट उसको वाकई टू द कोर नीचे हर बंदे के अंदर वो किस तरह से आप इंस्टिल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं? उसके 2-3 पॉइंट्स थे जो वालिद साहब ने सिखाए थे। ए, टू बी अ गुड जनरल यू हैव टू बी अ गुड सोल्जर। तो उसके लिए आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा इनटू द लर्निंग ऑफ योर बिजनेस, चाहे वो कोई भी हो। आपको लिटरली फ्रॉम द स्वीपर से लेके टू द फाइनेंस मैनेजर तक के जितने बीच बीच में आते हैं, तो आपको लॉजिस्टिक्स में भी इन्वॉल्व होना है, आपको फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में भी होना है, आपको हाउसकीपिंग में भी इन्वॉल्व होना है, आपको इसमें भी इन्वॉल्व होना है कि जो आप खाना सप्लाई करते हैं, खिलाते हैं अपने स्टाफ को, आर यू डूइंग जस्टिस इन दैट? बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से हाँ दे दो, कितना तेल डालना है डाल दो,
आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टाफ कि अगर बेचारे को कोलेस्ट्रॉल है भी नहीं, मैं उसको दे रहा हूँ। अगर मैं उसका पोर्शन कंट्रोल कर रहा हूँ इस नीयत से कि उस बेचारे को हार्ट अटैक ना हो जाए या उसको शुगर की बीमारी ना हो जाए, इफ आई वांट टू टेक एन इंटरेस्ट कि उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिल रही है या बिल्कुल कचरा मिल रहा है। हाँ, और खाना है, प्लीज टेक अनदर हेल्पिंग, लेकिन इतना खाना ना दो कि वो वेस्ट हो जाए, बिकॉज दैट इटसेल्फ अ गुनाह। तो आपको हर चीज में इन्वॉल्व होना इसलिए जरूरी होता है, एज अ रिमाइंडर कि जब तक आप सारे फैसेट्स में, सारे एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होगे एट द सीईओ लेवल, तो आप क्या सीख रहे हो, आपको कुछ नहीं पता। वरना फिर यू लाइक एनी अदर सेट कि आप ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो एक तो ये बहुत जरूरी है, टू बी इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, बिकॉज उससे जस्टिस, अदल हो सकता है, फेयर प्ले आएगा, और गेट टू नो योर बिजनेस। एक तो ये है, टू बी अ गुड general, you have to be a good soldier, and you have to be mindful of the fact that as a business practice, it's not a good deal for me if it's not good for you. मेरी आपके साथ भी इंटरेक्शन होती थी। मैं आपसे जितना भी लड़ाई झगड़ा करूं प्राइस पे, उस पे, मैंने ये आपसे कहा था, राहील, अगर पैसे नहीं बन रहे ना, प्लीज मुझसे ना काम करना, आप मुझ पे फेवर नहीं कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे, a cup of business is business and a cup of tea is a cup of tea. हम लोग दोनों यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं, तिजारत करना है, कोई गलत काम नहीं करने आए। ठीक है, उसके साथ आपके रिलेशनशिप्स बन जाएं, ये सब हो जाए, वो अलग चीज़ है। तो जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, जो मेरे सप्लायर्स हैं और जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फॉर मी ओल्ड इज गोल्ड। तो जो अगर वालिद साहब ने एक चीज़ मुझे दी है, नेटवर्क दिया है, आई कैन जस्ट कम एंड से ऑल ऑफ यू आउट, नहीं। इफ दे आर डूइंग गुड, व्हाई शुड आई लेट देम गो। और कभी कभी वो अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा मांग भी लेते हैं, तो आपको रिटेन करना चाहिए टू ऑनर दैट थिंग। तो कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। सो वो ग्रे एरियाज आ जाती हैं थोड़ी बहुत उसमें, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंशन। एंड थर्ड वाज वही, इफ आई वांट टू सेल द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट द चीपेस्ट प्राइस, तो उसमें R&D, उसमें आपकी वॉल्यूम्स, वो वाले प्रोडक्ट्स विच मेक अ लॉट ऑफ बिजनेस सेंस, उस पर आपका फोकस जाता है। बट एक की डिफाइनिंग मोमेंट ये आता है, आपको एज अ बिजनेसमैन, जो मेरी बिजनेस में है, ये फंडामेंटली सोचना पड़ता है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे हो जो एथिकली गलत है, जो किसी को नुकसान दे पहुंच रहा है। और बहुत दुख की बात है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे खिलाड़ियां हैं जो बहुत गलत प्रोडक्ट्स भी बनाते केमिकल्स हैं। यूज़ करते हैं, बोला जाता है कि स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, यूँ होता है, बहुत सा ये ओलिविया नाम कहाँ से आया? हाउ डिड यू एंड अप कीपिंग योर कंपनीज नेम ओलिविया? हु इज ओलिविया? कंपनी वाज फाउंडेड बाय माय फादर अब्दुल वाहिद मस्कतिया, और वो 1983 में उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की। उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस तरह था दैट ही वाज वर्किंग फॉर द हारून्स एट द टाइम, एंड उनकी एक कंपनी थी, उनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, मैक्स फैक्टर। तो मैक्स, सो माय फादर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। तो वो हिसाब किताब, बनिया मेंटालिटी, मेमन, मेमन टू द कोर। तो कॉस्टिंग में और फीजिबिलिटीज में उनको वैसे ही, उनका तो उबूरियत हासिल अभी भी है माशाल्लाह। तो उसमें जब वो स्टडी कर रहे थे, तो उनको लगा कि कॉस्मेटिक्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे उस पे गुंजाइश हो सकती है। अब उस वक्त क्या होता था कि बहुत सी जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में फॉर्मुलेशंस जो बनती थी, वो आपको बाहर वाली कंपनियां देती थी। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप मर्क या हेंकेल, जो बहुत बड़ी कंपनियां जो केमिकल्स बेचती हैं, वो अपने खुद का फॉर्मूला बनाती हैं। सो देन यू हैव टू बाय ऑल द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम देम। सो फॉर एग्जांपल, एक अगर इंग्रेडिएंट है सीटोस्टेराइल अल्कोहल, ठीक है, तो वो आपको हेंकल या मर्क का ही लेना पड़ता है अगर उनकी फॉर्मुलेशन है। बट जैसे हम पैनाडोल खाते हैं, अब आप एक चीज अगर एक जेनेरिक होती है, अगर आप अमेरिका से लेंगे तो वो $10 की एक गोली होगी, यहाँ से लेंगे तो आपको शायद ₹10 की मिले। तो कॉस्मेटिक्स में इस तरह तो नहीं है, बट there's a lot of cost saving that you can do as far as generic ingredients are concerned. कुछ होते हैं क्वालिटी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो आपको वही लेने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक्टिव्स होते हैं। तो माय फादर गॉट वेरी इन्वॉल्व्ड इन दिस होल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कि हाउ कैन वी मेक अ प्रोडक्ट,
और उनकी एक लाइन थी, आई रिमेंबर आज तक हमें बताते, दैट ही ऑलवेज वांटेड टू सेल अ रोल्स रॉयस फॉर द प्राइस ऑफ अ वोक्सवैगन। तो इसी, लेकिन he also understood the psyche of the Pakistani market. We have always been very inspired by the West. तो उस वक्त एक बहुत फेमस एक्ट्रेस सिंगर थी, ओलिविया के नाम से। Newton John, नो, right? इट्स नॉट न्यूटन जॉन, इट वाज ओलिविया समथिंग हैविलियन, कुछ ऐसे उनका नाम था। तो वो बहुत फेमस एक्ट्रेस भी थी। तो उन्होंने ब्यूटी बेसिक, वगैरह कोई शी वाज इंस्पायर वेरी, कहीं शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड I'm sure she was. तो उन्होंने इस तरह वो कर दिया। तो आज तक भी वो ब्रांड की एक्विटी भी ऐसी है दैट पीपल एक्चुअली थिंक दैट दिस इज अ फॉरेन ब्रांड। तो हमने अच्छा, ये भी अपने, एक idea था। यस यस, एंड ऑब्वियसली बिकॉज वी स्टार्टेड विद वेरी हम्बल बिगिनिंग्स, तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो बजट्स नहीं थे जो आपकी मल्टीनेशनल्स के अभी हैं, कि आप एक एड कैंपेन चलाओ तो धड़ाधड़ लोगों के माइंड में डालो। चलती हर चैनल पे जा रही है। हाँ, सो परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और 80s में वो परसेप्शन क्रिएट करना, दैट्स व्हाट गिव अस दैट एज, कि लोग समझते ये फॉरेन ब्रांड है। हालांकि हमने कोई, इट वाज नॉट डिसेप्शन, इट वाज रिटन मेड इन पाकिस्तान और ये पाकिस्तानी ब्रांड है, बट वो परसेप्शन ओलिविया का सुन के और So, पीपल ऑलवेज ये थॉट। एक आप लोगों का एक लोकल ब्रांड से जिस तरह आप बता रहे हैं शुरू होके अब एक परसेप्शन जरा आप लोगों ने, सर हम एड्स भी देखते हैं कुछ, तो एक जरा पिक्चर बड़ी हो गई है थोड़ी सी उसकी। जी, क्या तो ये आपकी ज्यादा इसमें इनपुट थी? सिर्फ फादर तो एक चीज लेके चल रहे थे आपके, तो जब आप एंटर हुए बिजनेस के अंदर तो क्या आपको फील हुआ कि यार ये चेंज करना है मुझे ब्रांड के अंदर? कि जब मैं बिजनेस में आया तो आप समझ लें कि अब्बू ने मुझे स्विमिंग पूल में धकेल धक्का दिया, दे दिया। लिटरली, बिकॉज उस वक्त भी देवर अगेन वेरी हम्बल बिगनिंग्स, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थे, तो हमें बहुत नाप तोल के चीज़ें करनी पड़ती थी, डिसीजंस लेने पड़ते थे। तो इसलिए राहिल भाई आपको बताएंगे, अभी भी जो मेरी राहिल से जो डीलिंग होती है वो नाप तोल के होती हैं, सही है। पाउंड शिलिंग एंड पेंस की होती है। कि मैं राहिल को बोलता हूँ, यार ये लकड़ी का ये कॉस्ट है, कुशन की ये है, दिहाड़ी इतनी लगनी चाहिए, ये होना चाहिए, अच्छा वहां से मंगा रहे हो तो फ्रेट इतना होना चाहिए, ये सही आपकी है। लैंडेड कॉस्ट है, इतना चलो प्रॉफिट ले लो, अब ये अलग से ये मसाला किसका बन रहा है करके ये बता दो। और आगे से मैं पता क्या कहता हूँ, ठीक है। मुझे पता, सब पता है इनको, मैं क्या बोलूंगा आगे से। Amber, you keep referring to humble beginnings. थोड़ा हमें बताएं आपके वालिद साहब, how did it all start? How did this business start? And how was your childhood? How was your relationship with your dad growing up? You went to England also for your LLB and all that. So tell us a little bit about your story with your dad and the business and all. So that's a very emotional journey. Daraasal, my dad, who you're referring to, is actually not my real dad. My father passed away when I was only 8 months in a car accident in Dubai. And my dad, who I'll call dad from now on, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के, he was a qualified chartered accountant sitting in happily in the United States. He was working with my other chacha over there, and they had established an accounting firm. और फिर वो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में भी जा रहे थे। तो जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जब आऊँगा यहाँ पे मेरी बिज़नेस होगी, नहीं होगी, मैं क्या करूँगा? उनके दिमाग में था कि मुझे पाकिस्तान जाना है, और ये जो 2 यतीम बच्चे हैं, मैं और मेरा बड़ा भाई, इनके लिए आई हैव टू बी देयर फॉर देम। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। वो पाकिस्तान आए, कोई जॉब नहीं। ही वाज़ अ बाबू इन द सेंस वो बाहर के पढ़े लिखे थे, और उनको तो ये लोकल वेज़ एंड मीन्स नहीं आते थे। And somehow, because my father who passed away was very friendly with Mahmood Harun Saab, so my dad also had very good relations because of that. And the Haruns gave him a job, and then he worked for them for many years. Or Max Factor was one of the companies, and then he started Olivia. लेकिन उसमें ये थी कि उन्होंने पूरी फैमिली को जो ना यूनाइट कर दिया। तो कहते हैं ना कि बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बट वो दैट्स कदर अल्लाह, दैट्स व्हाट यू कॉल डेस्टिनी। वी कैन नॉट क्वेश्चन व्हाई डिड दिस हैपन, बिकॉज वील नेवर गेट द आंसर, बिकॉज हर चीज में खैर है। एंड जो आप जर्नी की जो आप बात कर रहे थे, तो वो उनके साथ मेरा अटैचमेंट ऐसा हो गया
कि एज आई वाज ग्रोइंग अप आई स्टार्टेड, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि यार ऐसी भी कोई ज़िंदगी होती है, ऐसा भी कोई इंसान होता है जो अपना सब कुछ छोड़ के इधर आ जाए। और यहाँ पे तो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि यतीम बच्चे, चलो उनको साइड पे कर दो, चलो कुछ दे दो, यू नो, लाइक इट्स ऑलमोस्ट इट्स लाइक एन एफर्ट। बट उन्होंने अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे और मेरे भाई को पहले का, ये मेरे पहले ये 2 बेटे ही हैं, फिर मेरे बच्चे। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो रिलेशनशिप उनकी भी जो बच्चों के साथ, वो भी मेरे भाई-बहन ही हैं, और जो मेरी चच्ची हैं वो मेरी वालिदा हैं। और अक्सर घरों में होता है ना कि यही कि आप उनको क्यों इतना ज़्यादा मान दे रहे हैं? आपके खुद के बच्चे नहीं हैं, आप इनको इतना ना करें, वो इनसिक्योरिटीज़, राइट? बट अल्हम्दुलिल्लाह, सो दैट इज़ व्हाई जो आप जर्नी की बात कर रहे हैं, अगर आपका ये बिलीफ है कि ठीक है ट्रेजेडीज़ होती हैं, बहुत सी होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला अगर कोई चीज़ लेता भी है इंसान से तो नवाज़ता भी है। तो वो उन्होंने मुझे वालिद साहब के, मेरे डैड के उसमें दिया। सो आई एम एवर सो ग्रेटफुल टू हिम फॉर व्हाटएवर ही इज़ डन, and he's been like my rock, and you know, he established Olivia, he established other businesses, and then to top it all off, he could have said कि ये दो मेरी जो असल औलाद है, इसको बना दो, whatever, but he's put me in charge of the company. So I don't understand what I have deserved to get this. So वो जो bond जो आप बता रहे हो ना, that is very unique and it's very special, alhamdulillah. And I think maybe that is the reason why I feel so strongly, because you know जब आपके साथ personally ऐसे होते हैं, तो then you want to try and do the right thing also. अच्छा, आप चले गए बाहर पढ़ने, ठीक है? एंड आजकल भी, और एक ज़माने में ये होता था कि यार हमें अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए, हम अपना प्रैक्टिस करेंगे, अपना बिज़नेस, एक वो होता है कि फैमिली बिज़नेस है, जो भी ठीक है। बट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लॉ पढ़ा तो आपको सोचा होगा आपने, यार अपना भी कुछ कर लूँ, या हमेशा से फ़ोकस था कि यार वापस आना है और इसी बिज़नेस के अंदर रहना है? हाउ डिड हमेशा से यही फोकस था किधर ही आना है, बिकॉज लाइक आई सेड, जो उन्होंने जो कुर्बानियां दी हमारे लिए, हाउ कैन आई जस्ट लीव एवरीथिंग एंड नॉट कम बैक टू इट? हाउ कुड आई, वो मेरे दिमाग में वो बात आई ही नहीं थी। लॉ तो मैंने इसलिए पढ़ा बिकॉज मेरे जो वालिद साहब जिनका इंतकाल हो गया, ही वॉज अ लॉयर, सो आई वांटेड टू experience college life vicariously through him. But that was for that experience. But I've always wanted to come back and work with dad, for dad, because उन्होंने इतनी मेहनत से एक business शुरू की थी. And like I said, at that time also there were very humble beginnings, and I just felt that, see, there's a difference between an obligation and being obliged to do something. Being obliged to do something is कि सर पे पकड़ के आपको कोई करे नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा। Obligation is a sense of वो self से आती है, आप खुद चाहते हैं कि आप वो करें। So it's not that I was obligated, I felt an obligation कि मैं आऊं और यहाँ कुछ करूं because of that. और उसके साथ साथ then the journey continued, and you know, I found my own sort of little way. And at that time dad was involved in some other businesses, so he couldn't give me the time, तो इसलिए उन्होंने मुझे literally धक्का मार दिया था, तो I had to learn and swim with the sharks. बट कहीं अगर फंसता था तो मुझे बचा लेते थे, बट बोला अब तैरना सीखो। तो वो मिस्टेक्स सब आदमी करता है, बट वो भी एक एक्सपीरियंस था कि आप जब मिस्टेक्स करते हो और आपको अलाउ किया जाता है, तो उससे भी आपकी लर्निंग होती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। नहीं, आई थिंक ये भी एक स्टाइल होता है कि आपको पता होता है कि यार इतना इसके अंदर है, बट टू गेट इट आउट यू हैव टू पुश हिम इन द वाइल्ड, कि जाओ थोड़ा एक्सप्लोर करो, बिकॉज वही बात है, तो आप गलती नहीं करते, आप भी नहीं सीख रहे होते, आप इतने पैम्पर्ड होते हैं या इतना आप शेल्टर्ड होते हैं, कई दफ़ा आपको वो एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ हिज, उनका एक तरीका था कि यार इसको भी let him experience everything that I have experienced maybe. I know for a fact that you went to a very liberal modern school in Karachi. Then you went over to the UK and you did your law degree there. When was your shift towards religion and religiosity? It's humbling to hear you speak about so passionately about religion and all. So So I when did would, this happen? okay, that's a good question. And how? So I would like to first make a correction in this thinking. देखें, we always confuse, अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, religion with deen. So religion or religiosity, religion is a part of the deen.
ठीक है ना? तो एक तो बहुत फंडामेंटली ये समझने को ज़रूरी है। तो अगर आप बोलते हैं कि अगर आपका दीन क्या है, तो आपने कहा शिफ्ट कम्स फ्रॉम एक बहुत फ़ेमस हदीस है जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम केम टू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड आस्क्ड हिम कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है और एहसान क्या है? और जो जब भी हम ये सुनते हैं, तो हम बोलते हैं व्हाई इज़ ही आस्किंग ऑल दीज़ क्वेश्चंस नंबर 1 एंड व्हाट हैज़ एहसान गॉट टू डू विद इस्लाम एंड ईमान? So, and why is it being asked in this order? So Islam is something very easy. It's like namaz, roza, zakat, hajj, and shahada. तो ये तो ऐसी चीजें tangible हैं, पिलर्स हैं, क्योंकि आपने नमाज पढ़ ली और आपको पता है किस तरह पढ़नी है, तो चलो वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर द मिनट आई टेल यू ईमान रखो, गैब पे ईमान रखो, तो हम बोलते हैं हाँ है, लेकिन जब कोई चीज हमारे उस पे नहीं होती है, तो हम बोलते हैं यार तवक्कुल क्या है यार, नहीं 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 मुझे सो इसी तो वो होते हैं, या बोला हुआ है लेकिन क्या वो हकीकत है, डाउट आ जाती है। तो ये थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल है। एंड एहसान इज द हाईएस्ट एंड द प्योरेस्ट फॉर्म। सो एहसान, as Absalom said, is that state of doing anything where whatever I manifest and whatever I want to do, जो मैं करना चाहता हूँ, वो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि जैसे अल्लाह मेरे सामने है, कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर अल्लाह को नहीं देख सकता, तो जैसे कि वो मुझे देख रहा है। अगर आप यही वाली अगर चीज़ अपने हर कामों में डाल दो, आप कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते हो। तो जो आपने दीन की बात कही ना, वो जो दीन की बात कही, इसका फंडामेंटल दारो-मदार एहसान पे ही आके रुकता है। अगर एहसान है हर चीज़ में, तो आपकी हर चीज़ ठीक है। एंड वही है, सो रिलिजन जो लोग यूजुअली कंफ्यूज इसलिए करते हैं बिकॉज़ वो नमाज़, रोज़ा से कंफ्यूज करते हैं। But our deen is much more than religion. So Is namaz is also connection Mhm. with Allah, क्योंकि when you like recite ayat जो नमाज के अंदर आती हैं, it's like a connection. You're feeling like you're talking to the God, you are, basically. but in that moment, what am I thinking? Am I thinking कि मेरे कितने millions आज चले गए stock market में, और am I thinking कि ये No, जब मैं not या thinking मैं that. सोचूं कि मैं नमाज पढ़ के फौरन मेरा दूसरे काम पे मैं लग जाऊंगा? What is it? Does my life revolve around my namaz, or does my namaz revolve around my life? What is it? I'm going into a meeting with my creator. अगर मैं आपको बोलूं कि आप अभी रात को ये टिकट है, ये आप एक बॉल में जाएंगे और यहाँ पे आपको मडोना से वन ऑन वन आपको इंटरव्यू मिलेगा। वो आपके साथ बैठ के आपको इंटरव्यू देगी, आपसे पूछेगी आपके बारे में। यू वांट टू बी द बेस्ट ड्रेस्ड गाय ओवर देयर। आप अपने पता नहीं क्या आप पागल हो जाओगे। तैयारी करके तैयारी जाओ। करके जाओगे, इतनी वो करोगे, इस फलाना करोगे, सही। रिहर्सल करोगे, उसके बारे में रिसर्च करोगे। बट 5 टाइम आपको एक मीटिंग कॉल की जाती है, व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंग, बट वी जस्ट वांट कि हम कितना जल्दी उसमें से निकल आएँ। I see. एंड वो भी सिर्फ है हमारे लिए, because what we don't understand is that we have to allow the chatter in our minds to finish, and the only way you can do that is जिसे stress कहते हैं, और stress comes from a very simple thing called cortisol जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। और cortisol is like उसका लेमैन टर्म्स में ये है कि एक बिजली आ रही है, बिजली जा रही है, तो जनरेटर ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, इवेंचुअली जनरेटर ही बंद हो जाएगा अगर ऐसा होगा सिचुएशन। तो हम भूल जाते हैं कि हम उसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं, सही बात है। हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। सो इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। ये कोविड हुआ था तो लोग शेफ्स बन गए, लोग पता नहीं क्या क्या उन्होंने सीख लिया। अरे यार, सिर्फ सूरह फातिहा को ही अगर हम एक बिल्कुल उसकी तफसीर को अगर समझ लें, तो हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। और मेडिटेशन करते हुए उस साथ आपने कहा ना रिसाइटल, तो जब आप रिसाइट करते हैं तरतील के साथ, आहिस्ता आहिस्ता, तफक्कुर के साथ, सोच समझ के कि हर एक आयत के पीछे क्या, व्हाट इज बिहाइंड ऑल दैट, देन उससे आप देखोगे कि योर स्ट्रेस लेवल्स विल कम डाउन। ऐसी है। आप अपनी ब्रीदिंग आपकी सही हो जाएगी, इट्स द इन ब्रेथ एंड द आउट ब्रेथ। And what are you manifesting? When you're breathing in, are you taking in all the sustenance and the gratitude? And when you're breathing out, are you taking out all the nafs and are you taking out all the bad vibrations? What are you doing? So the whole science behind it. और जब आप ये करते हो, and when you come out of that, maybe 8 or 10 minutes, it's like mind blowing if we do it properly. Once you got the hang of what you
knew about? पहले आपने थोड़ा सा पता होगा, but once you got to know more about religion, क्या डिफरेंस क्या आपको फील हुआ अपने बिजनेस के उसके ऊपर, क्या इम्पैक्ट फील हुआ? अगेन आई वुड यूज द वर्ड दीन, बट उसमें एक ये सबसे पहले तो ये आया इम्पैक्ट के मैंने वालिद साहब से डिस्कस किया कि हम I said that I don't feel like putting any of our funds in non-Islamic बैंक अकाउंट्स। तो जो भी इंटरेस्ट बेयरिंग बैंक अकाउंट्स थे आप हम उससे से सेविंग्स निकालें। वगैरह बंद कर नहीं, दिए? बिल्कुल बंद कर दी। तो उन्होंने मुझे देखा, ने कहा हाँ बेटा मुझे भी ये ऐसा ही लग रहा था। तो बट मैंने कहा कि मैं डिसीजन लेना चाह रहा हूँ बिकॉज आई कांट वर्क if we do this because it means that if I am the fiduciary, I don't want कि उसके जरिए ऐसी हमारी अर्निंग्स हों और उससे बिकॉज इतना उसका खास तौर पे मना कर दिया गया है कि हम जो भी जस्टिफिकेशन कर लें इट इज़ नॉट अलाउड। आप शरिया कंप्लायंट और इस्लामिक फंड्स में which have been passed by Sharia compliant organizations. What the truth behind that is, I'm not an expert on that, but my neat intention is that if that is giving, say, half the profit, okay, but because it claims, Wallah alam, Allah knows best, to be that thing, Miri as a person who's striving for that, वो है, वो अल्लाह नियत को देखता है। तो It's so good to hear you say that, Frank. Because obviously, what you're saying essentially, it might be okay, it might not be okay. But that burden is not on your shoulders. Your intent is to do the right thing. के ऊपर एक बहुत एक इंटरेस्टिंग एंड वो वर्क रिलेटेड भी है दैट एंड दिस इज द वैल्यू विच माय डैड बेसिकली स्टार्टेड। तो आप जर्नी की जो आप बात कर रहे थे, आई बीन सीइंग माय फादर doing so when he put me in charge of business, and then alhamdulillah my younger brother, his son also came into the business, and फिर मेरा एक दूसरा एक छोटा कज़न, उसको वो भी मेरा भाई है, तो वी लाइक ऑल ब्रदर्स, वो भी अभी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें आप जब रिफ्लेक्ट करते हो कि क्या वैल्यूज़ थी जो उन्होंने हमें इंस्टिल की, तो व्हेन ही सॉ कि अब ये बिजनेस में लग गया है, तो ही सेड अब मुझे अपने काम करने दो। तो वो ही इज़ इनटू हिज़ ओन चैरिटीज़ एंड दैट्स व्हाट ही फील्स लाइक डूइंग। तो एक टाइम उन्होंने मुझे वो ही वाज़ ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर सम वर्क, तो उन्होंने कहा बेटा तुम जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कुछ विडोज़ का हमारा एक होता था एवरी क्वार्टर। तो एट दैट टाइम आई वाज दिस ब्रैट यंग गाय कम फ्रॉम कॉलेज, एंड मैंने दिल में मैंने सोचा ओ गॉड, सुबह सुबह सैटरडे को सुबह 8 बजे मेरा बाप मुझे भेज रहा है ये सब काम करने के लिए। तो मैं begrudgingly गया, that was my idea at that time, and I just joined work at that time. तो मैंने कहा अच्छा मैं चले जाऊंगा। So then he said जाना तुम और तुम ही जाना, because I can't trust anyone with all this money, because physically widows को वो पैसे देने होते थे, तो you can't just leave it to anyone else to give it. तो he said कि देखो ये अमानत में खयानत ना हो जाए। मैंने कहा जी जी अब्बा मैं जाऊंगा, फिक्र ना करें। बट इस तरीके से मैं गया, तो वहाँ पे एक खातून आई और उसने अपना कार्ड मुझे डिपॉजिट कर दिया और शी सेड आई डोंट वांट दिस चैरिटी। तो मैंने दिल में कहा ये तो बिल्कुल पागल है ये औरत, ये क्या बकवास करी कि इसको वो नहीं चाहिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं ले लो, आप क्या कर रहे हो? नहीं नहीं साहब मुझे नहीं चाहिए, मेरा एक बेटा बाहर है, आप उसको देख लें, आप उसको ठीक कर दें, वो बीमार है। मैंने कहा बीमार है? तो मैंने कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आप प्लीज़ जाइए। तो शी इंसिस्टेड एंड शी सेड नहीं आप ये ना करें। सो वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स टोल्ड मी कि साहब आप देख लेना ना बाद में। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करो, अभी नहीं, जब सब हो जाए जब आप आ जाएगा। सबको पेमेंट कर दी एंड आई वाज अबाउट टू रन फ्रॉम देयर, तो मुझे रिमाइंड किया गया कि आपको तो उसको देखना था, वो वेट कर रही हैं आपका। मैंने कहा अच्छा भेजो। तो वो आई, तो उसका जो बेटा जो आया वो घसीटता हुआ अपने पाँव को आया इन द रूम, और जो घसीटता हुआ आया उसके पाँव ऐसे थे कि वो ज़मीन पे घसीट आ रहा है। सो हिज लेग्स वर इंटरट्वाइंड लाइक दिस, वो चल नहीं सकता था। ऑब्वियसली एक देख के एक बहुत ही एक फीलिंग हुई ना, यू गेट अ रियलिटी चेक कि हम कितने बड़े बबल में रह रहे हैं। हमें तो अपने रेस्टोरेंट्स और इन चीज़ों में और अय्याशियों में और हम वही नाशुक्रापन के मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरा फलाना हो गया, एक एसी खराब हो गया तो ओफ़ो ये क्या हो गया, या टीवी नहीं चल रहा तो ये हो गया, या इस लड़की ने दिल तोड़ दिया या फलाना हो गया। हम वो इतनी स्टूपिड चीज़ों में अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं और गुज़ारते रहते हैं कि हमें ये एहसास नहीं होता। एहसास की बात है, सुनने में आती है, लेकिन एहसासियत जब होती है जब आपको किसी से पर्सनल इंटरैक्शन होती है। तो ये वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट एक मेरे लिए था
कि जब मैंने उसको बच्चे को देखा, तो एक मेरा कॉलीग स्टाफ मेंबर था, वो बेचारा उसका इंतकाल हो गया, ज़ाहिद, उसको मैंने कहा, "यार एक काम करो कि इस बच्चे को दिखाओ एंड व्हाटएवर इट टेक्स इसको ठीक करो।" तो उसने कहा, "हो जाएगा।" मैंने कहा, "आई डोंट केयर व्हाटएवर इट टेक्स, मेक श्योर यू रिपोर्ट टू मी और मुझे बता देना।" तो हमारे कुछ कनेक्शंस हॉस्पिटल्स के साथ और क्लिनिक के साथ है जहाँ ऐसे लोगों के इलाज हो सकते थे एट अ चीप कॉस्ट। तो इत्तेफ़ाक की बात है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी अब्बा नहीं थे। उन्होंने कहा था, "बेटा तुम जाना वहाँ पे।" तो मैं एकदम से मैं भूल गया उस बच्चे के बारे में लिटरली। 3 महीने 4 महीने गुज़ तो मैंने फिर एकदम से मुझे ख़्याल है, ओह गॉड! उस बच्चे का क्या हुआ? तो फिर मैं आई वाज़ वेरी ईगर टू फाइंड आउट, तो मैंने अपने वो ज़ाहिद से पूछा, "क्या हुआ उसका?" तो ही सेड, "आप देख लेना।" ही वाज़ कीपिंग इट एज़ अ सरप्राइज़ फॉर मी। आई हैड नो आइडिया, ही वाज़ बिल्डिंग इट अप फॉर मी। मैंने कहा, "पता नहीं क्या हुआ होगा?" तो सब चले गए। मैंने कहा, "यार ज़ाहिद वो असद नहीं आया?" उसका नाम असद, मुझे अभी याद है। मैंने कहा, "असद नहीं आया, कहाँ है वो बच्चा?" एंड ही केम इनटू द रूम एंड ही रैन टू मी। ही रैन एंड ही हग्ड मी। और जब उसने मुझे वो हग दिया ना, मैं आज भी अपने बेटे को बोलता हूँ, मैंने कहा, "बेटा दैट वाज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ।" तो ही सेड, "बाबा इवन व्हेन आई वाज़ बोर्न आई वाज़।" मैंने कहा, "नो, दैट वाज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ।" उस एक लम्हे में मैंने ये बात सीख ली कि जो वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ होती है उसकी हमें कदर नहीं है। एंड व्हाट डिड इट कॉस्ट? अ लाउज़ी 17,000 रुपीज़। 17,000 रुपए में उस बच्चे की ज़िंदगी बदल गई। ये वही 17,000 रुपए हैं कि अगर हम लोग कोई रेस्टोरेंट में जाएँ, हाँ, तो खा ऐसे पी के गँवा उड़ा देंगे कि दें। क्या हो जाएगा। तो जो आप वो वाली बात ना, बनिए वाली जो बात हो रही है, वो कॉस्ट वाली बात है। तो जब भी मैं कोई भी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन में जाता हूँ, मुझे वो 17,000 रुपए की कहानी ऐसे मुझे फिट होती है, तो मैं सोचता हूँ, क्या ये खर्च करने की ज़रूरत है? डू वी नीड टू स्पेंड दिस मनी? डू वी नीड टू डू दिस? एम आई स्पेंडिंग अ बिट टू मच? सो द आइडिया इज़ नॉट कि वो कर लें, बट वही वाली बात है, मे बी यहाँ पे दे सकते हैं। And I've been carrying this 17,000 story with me everywhere now. So that's become my ethos. That was the start of the shift, the change जो आप बता रहे थे. That I looked at life then कि कितने ungrateful मैं था कि एक तो मुझे जाना नहीं था. And only when you experience something like this, it changes your life. It alters your way of thinking. कि there's nothing that comes from free. कोई चीज़ की गारंटी नहीं है. और शुक्र और उस वक़्त मैंने ये सीख लिया कि सबसे बड़ा जो टेस्ट इंसान का होता है, एक फ़ेमस आयत है कुरान में जो मैंने बहुत बाद में जाके समझा उसको, कि अल्लाह टेस्ट्स यू विद योर वेल्थ एंड योर चिल्ड्रन। तो मैंने कहा, अच्छा। तो जब ये 17,000 वाली बात हुई, तो मैंने ये मेरे लिए रिफ्लेक्शन ये हुई कि अल्लाह टेस्ट यू विद योर वेल्थ नॉट बाय टेकिंग बट बाय गिविंग यू वेल्थ। बिकॉज़ जब आपके पास होता है और जब आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते, तो तकब्बुर आ जाता है आप में। सो द बिगर बर्डन इज़ फॉर दैट पर्सन जिसको, बिकॉज़ इमेजिन अगर आपके पास वेल्थ नहीं है और रात को अगर आप सो भी रहे हो, तो फिर भी आप बोल सकते हो अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन जब अल्लाह ने इतना ठोस दिया है मुँह में, तो शायद आप वो शुक्र भी ना बोल सको। We can safely say that women of our household can freely go and purchase all Olivia products without any fear that they're up to that standard of international brands and all. देखें, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं इन फॉर्मुलेशंस एंड मेंटेनिंग, we try to the best of our abilities to give our consumers the best possible products. एक चीज़ होती है कि माल जो आप बनाते हो, the minute it leaves your factory, वो अड्डों पे जाती है, उसको हैंडल एक तरीके से किया जाता है, फिर वो वेयरहाउसिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो वेयरहाउसिंग कैपेबिलिटीज़ भी नहीं है, जिसमें हम उनको रखें। जैसे दुबई में अगर आप जाएँगे, तो आपको एयर कंडीशन वेयरहाउसिंग मिलेगी, रिटेल में भी यही वाला मसला। तो एक तो हमें थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्मुलेशंस में इस तरह करना होता है, बिकॉज़ हम एंड प्रोडक्ट जो रिज़ल्ट जो कंज़्यूमर को जाता है, हम उसको पाकिस्तान की एनवायरनमेंट के लिए बनाते हैं। सो यू में से यार, आई विश ये थोड़ी-सी और सॉफ्ट होती, बिकॉज़ मैं इंग्लैंड से तो ये लेके आया हूँ। बट वो इंग्लैंड वाली हमें कोई एनवायरनमेंट दे, तो हम वो भी बना देंगे करके, ऐसी क्या बात है, इंशाल्लाह। फिर क्या होता है, बहुत से लोग 2 नंबर का भी काम करते हैं।
बहुत सारे ब्रांड्स के बन रहे होते हैं, अब ये कॉन्स्टेंट स्ट्रगल होता है, आई डोंट नो, बट यू नीड, आई मीन लाइक मल्टीनेशनल्स के भी बनते हैं, लोकल कंपनियों के भी सबके बनते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है सबके साथ, सब ब्रांड्स के साथ। तो उसमें ब्रांड्स को ये करना चाहिए अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के साथ कंज्यूमर्स को बताना चाहिए कि आपकी असली प्रोडक्ट की क्या पहचान है, आप किस तरह उसको कर सकते हैं, बट ये एक ऑन गोइंग स्ट्रगल है। ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम जो अक्सर लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फेस होता है, जो बहुत दुःख की बात है कि उनका कॉम्पिटिशन स्मगल्ड गुड्स के साथ बहुत हो रहा था। जो लोकल ब्रांड्स हैं, अगर वो सही तरह दयानतदारी से काम करें तो दे शुड बी सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड, दे शुड बी इनकम टैक्स रजिस्टर्ड, दे मस्ट बी पेइंग ऑल द टैक्सेस, और उसके साथ ईओबीआई, सोशल सिक्योरिटी और 25,000 और चीज़ें आती हैं, आप सब वो दें। लेकिन फिर आपको सेफ्टी नेट ये मिलनी चाहिए कि आपका जो कंपटीशन स्मगल्ड गुड्स के साथ आ रहा है, जो ना उस पे कोई टैक्स पे करता है, ना उस पे कोई ये दूसरी ड्यूटीज वगैरह पे करता है, ना उनकी स्क्रूटनी होती है, ना उनका फॉर्मूला चेक होती है, ना उनका प्रोडक्ट एक ऐसे इदारों में जाता है जो उसकी क्वालिटी चेक कर सके, फिर हमें ये प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिलती है? इट बेग्स द क्वेश्चन। और ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स में होता है, सिर्फ इसमें नहीं, और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं और कैटेगरीज हैं जिसके अंदर यही प्रॉब्लम है और सेम। देखें सबसे बड़ा ये चीज़ है कि देखें अगर आप एक लोकल ब्रांड कर रहे हैं मैन्युफैक्चर, तो लिटरली आपको, आई वुड सेइंग, आई एम नॉट सेइंग फॉर माय, सब लोकल मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहा हूं, उनको एक प्लैटिनम का तंबा पहनाना चाहिए, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे डूइंग इज दे गिविंग लेबर। वो लोगों को रोजी दे रहे हैं यार। और मेरा ख्याल है बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी इसलिए बर्बाद हुई हैं इस वजह से जी। कि वो लोकल मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए। कितनी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं कि वो कर ही नहीं पा रहे थे, उसको कवर ही प्राइसेस को नहीं कर पा रहे थे, एक्सपेंसेस नहीं हो रहे थे। टोबैको में हुआ अक्सर दफा इस कि तरह, हाफ प्राइसेस से अलग बाहर से अलग। चीजें आ गई तो आप हाँ, कैसे compete करोगे? अब आप आप कर ही नहीं अब पा आप रहे थे चाइना उसको। का एग्जांपल ले लो, हाउ ब्यूटीफुल दिस एग्जांपल इज। इफ यू वांट टू सेट अप एन इंडस्ट्री ओवर देयर एज अ चाइनीज मैन्युफैक्चरर, आपको बिजली, पानी, गैस और लैंड में जितनी भी कंसेशन, आपको 5 इट्स अ इयर्स कोई, गिवन, हाँ 5 इयर्स आपको कुछ फ्री है। करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो 4 चांद लग जाएंगे। नहीं यार, मुझे भी अभी कोई बता रहा था हमें कि इंडिया में उन्होंने क्योंकि आइलैंड लिया, उन्होंने सारी कंपनीज को बोला कि फ्री में ले लो, आओ और यहाँ पे पॉपुलेट करो इसको। इतना सिंपल आइडिया, आपके पास जमीन है और अब इसका मतलब है कि वो क्या क्या लेकर आएंगे, वो टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, वो आपको एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, वो इंडस्ट्री लगाएंगे, इतना कुछ होगा, फिर ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो आप इवन कंपटीशन के लिए भी, लोकल कंपटीशन के लिए भी हेल्दियर होगा कि आपको एक डिफरेंट किस्म की एक एनवायरनमेंट मिलेगी। इवन लोकल कंपनीज को आप क्यों नहीं ये करते कि जिनकी एक इंडस्ट्री, आप बोलो ये लो यार 2 जमीनें और बनाओ क्योंकि तुम ये काम कर रहे हो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी राइट नाउ वी आर इन ए जोन कॉल्ड विच इज अंडर द SEZ जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, जहां पे इनकरेज किया जाता है कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करें। तो जाहिर बात है अगर आप ये कोई SEZ जोन बना रहे हैं तो उसमें आप डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे। तो आप ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि आप मुझे अट्रैक्ट करें। तो मुझे एक चीज़ क्या अट्रैक्ट की, मुझे चीज़ ये अट्रैक्ट की कि अगर आपकी प्रोडक्शन 30 जून 2020 से पहले प्रूव हो जाती है और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज अगर इस बात को तस्दीक करती है, फिर आपको 10 साल के लिए इनकम, फ्री इनकम टैक्स बॉटम लाइन पे। दैट्स अ बिग इंसेंटिव फॉर मी एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आर देयर। लेकिन इस आपको सारे प्रोमिसेस किए गए, फिर क्या हुआ जब, आई थिंक जब वो इंडस्ट्री वहां पे चली, अभी राइट नाउ एक डिस्प्यूट चल रहा है, नॉट जस्ट विद मी बट सारे जितने भी लोग परेशान हैं वहां पे, उन्होंने एक अनाउंस किया कि एक काम करते, टर्नओवर टैक्स डाल देते हैं 1.5%। तो हम बोलते हैं आपने कहा था वे एग्जाम फ्रॉम ऑल टैक्सेस, ये टर्नओवर टैक्स कहां से आ गया और क्यों आ गया? अब लड़ो, झगड़ा करो, इतनी मेहनत करो, इतनी इन्वेस्टमेंट करो, दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट। आपको बॉटम लाइन पे कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो जब प्रॉफिट बनता है तो उसको आप किस तरह निकालते हो? इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो जो डिविडेंड टैक्स जो नॉर्मल इंडस्ट्री पे 15% का है, यहाँ पे 25% है। तो क्या करूं, 10% एक्स्ट्रा दूं क्या वो करने के लिए?
कैन यू सी द लॉजिक बिहाइंड इट? तो हम सिस्टम्स भी ऐसे बनाते हैं फेलियर, और फिर हम इनकरेज करते हैं अपने लोगों को कि चोरी करो। ये करो, बिकॉज फिर आप हाउ डू यू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल? तो जाए तो इंसान कहाँ जाए? जो सही काम करना भी अगर जो चाह रहा है ना, उसको भी गलत रास्ते पे लगाए। ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती है, आई वुड से, हमारे मुल्क की, और आई थिंक इन ऑल स्ट्रेटास ऑफ सोसाइटी। इसलिए हम लोग सब फ्रॉम टॉप टू बॉटम करप्ट हैं। तो मेरा तो सबसे बड़ा फायर फाइटिंग डेली बेसिस पे ये होता है कि मैं फायर फाइटिंग में चोरी कैसे पकड़ूं। तो यार, वी वांट टू गिव यू अ रोल्स रॉयस फॉर द प्राइस ऑफ अ वोक्सवैगन। इट्स अबाउट परसेप्शन, बट व्हाई पे मोर इफ यू कैन गेट इट इन लेस? बिकॉज उस लेस में भी आप किसी का हक नहीं मारो। इट्स जस्ट दैट वो उसका जो पेट है इतना बड़ा, वो थोड़ा सा फुल नहीं है, बट आप उसके साथ गलत फहमी तो नहीं कर, गलत बयानी तो नहीं कर रहे हो। हाँ, किसी का हक मार रहे हो, किसी को अंडर कट कर रहे हो, किसी से एग्रीमेंट अगर आपने कर ली कि मैं आपको इसके 1 लाख रुपए दूंगा और उसके एंड में 50,000 रुपए पकड़ा, तो वो गलत है। अच्छा, अच्छी डील हो या गलत डील हो, एक दफा आपने एक डील बना ली, दैट्स इट, देन यू कैन नॉट मार्क आउट। तो बिजनेस प्रैक्टिस में ये, एक दफा आपने कोई भी डील बनाई, इसलिए हम लोग लड़ते झगड़ते हैं डील बनाने के लिए। एक दफा अगर आपने बना ली डील, देन आप उसमें कर सकते, बट देन आप यू लुक एट अपॉर्चुनिटीज, देन यू लुक एट थिंग्स कि हाउ इज इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी आपसे अगर डील बन जाए, एंड हमारी तो डील बनी थी बिफोर ऑल दिस, इतनी वो प्राइस इंक्रीज, राइट? बिकॉज हम तो पीकेआर में करते हैं, अभी तो हम श्योर हम सब डॉलर्स में बात करते होंगे, स्पेशली इम्पोर्ट्स के हवाले से, जब बिकॉज कितनी प्राइसेस वेरी होती हैं। दैट्स द ओनली लकूना कि भाई लेट्स स्टिक टू द डॉलर, बिकॉज जब मैं क्लियर कराऊंगा गुड्स को, तो जो भी क्लियरिंग में जो भी जीडी वैल्यू अगर आएगी, तो फिर वो फेयर अनफेयर आएगा। है कि हमने पीकेआर में की हुई। तो उस वो एक हक की बात है जो आपका हक होना चाहिए। अब बहुत से लोग, आई एम श्योर, लगता है ले चुका है आपसे फ्रेड ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो दे ही ना दे। मजाक कर रहा था। नहीं अच्छा, नहीं, बोल बहुत तो रहे लेकिन नहीं नहीं, बहुत फेयर डीलिंग माशाल्लाह से। वही जो भी है, देखिए, एक मेरी जनरली एक होती है, आई एम श्योर आप भी देखोगे, मैं बहुत ज्यादा डील जो है ना, मैं सिर्फ इंसान से करता हूँ। उसके बाद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पैसे बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं। आपको एक इंसान से आपको मज़ा आएगा काम करने में। अब किसी का फ़ोन है जिससे मैं बात ही नहीं करना चाहता, उसके साथ मैं कितने भी पैसे बना लूँ, मुझे हमेशा होगा यार उसके ऑफ़िस जाना है। तो इनसे जब भी मिला, जब भी ये आए, खुशी से चीज़ लेते थे, तारीफ़ भी करते थे। बहुत सारे लोग काम कराने के बाद मुँह ही बना रहे थे लोगों का। सो आई रिमेंबर, ही इनवाइटेड मी कितनी दफ़ा कि आप आओ यार, देखो मैंने एक लगा, जैसे अभी ये कर रहे हैं। तो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है, देन यू लाइक वर्किंग दैट वे। वेदर आप, वही बात है, आप बिज़नेस डील करें या ना करें, वो एक सेपरेट चीज़ है। बट आई थिंक इवेंचुअली इट्स अबाउट द कनेक्शन यू हैव विद पीपल, एंड देन कहीं ना कहीं आपको देखें, अब हमने आपको यहाँ बुला लिया इसी इसी उसमें, तो ये कि आई थिंक वर्ल्ड इज कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट। अच्छा, हम एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि विद योर एक्सपीरियंस आई वुड वांट टू नो कि जो लोग अभी बिजनेस में हैं, एक तो बिजनेस एथिक्स की हमने बात की, मगर बिजनेस के नॉर्म्स या एथिक्स या जो चीज़ें आपको लगता है कि लोगों को फॉलो करनी चाहिए टू मेक द लाइफ इजियर, वो जो हम बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं अपने बिजनेस को, और बहुत सारी लोग जो सोचते हैं बिजनेस करने तो बहुत सारी मुश्किलात हम सोचते हैं। तो व्हाट इज योर एडवाइस टुवर्ड्स न्यू पीपल हु आर कमिंग टू बिजनेस, या जो बिजनेस कर रहे हैं एंड दे स्टक समवेयर, वो क्या एडवाइस होगी जो आप देना चाहेंगे? आई थिंक सबसे पहले तो ग्रास रूट लेवल्स पे चलना चाहिए। एक तो आपकी जो बिजनेस एंटर करने में, इफ़ यू रेफरिंग टू एंटरप्रेन्योर्स, इफ यू टॉकिंग अबाउट फैमिली बिजनेसेस जो होती हैं, जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन टू थर्ड जनरेशन आती है, सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी इस फील्ड में एंटर करना चाह रहा है, उसको उसकी बिजनेस की कदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि द अर्लियर जनरेशन शुड नॉट बी इन सच अ हरी कि वो नेक्स्ट जनरेशन को अंदर ले आए। उसको थोड़े पापड़ बेलने दो और उसको भेजो कहीं और। जब उसका थोड़ा रगड़ा पैटीज सही नहीं बजेगा, लगेगा, उसको कदर नहीं आएगी। आप सीधा किसी को कहीं से उठा के, कॉलेज से, स्कूल से पटक के नहीं ला सकते हो, वो कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। वैल्यू सिस्टम्स क्या है कि आपको एक टाइम पे उठना है, आपको एक टाइम पे रिपोर्टिंग करनी है, आपको विजिलेंट रहना है, आपको अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर पैदा करनी है। ये सारी वैल्यूज आप अपने ही बिजनेस में आके, जहाँ आधा स्टाफ आपसे डरा हुआ होगा कि बॉस का बेटा है तो हम कुछ ना बोल दें, तो ये आई थिंक एक माइंडसेट चेंज करना चाहिए। तो आप पहले अपने
नेक्स्ट जनरेशन को फौरन घसीट के ना लाएं. Let them work outside, and it doesn't have to be in a business. It could be for any other organization also, or any other genre. It doesn't have. It could be healthcare. अगर आप चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट जनरेशन वाला बच्चा थोड़ा खड़ूस किस्म का है, उसको हेल्थ केयर में डालो, एम्पथी आएगी. लेट हिम क्लीन डाइपर्स ऑफ अडल्ट्स एंड व्हाट नॉट. उसको ऐसे कराओ. लेट हिम डू दैट. सारे प्रॉफिट्स भी तो शेपर्ड्स थे ना. They had to go through all that thing because you had to be, it's a weighty task. The one who wears the crown is a crown of thorns. और उसको इट्स ऑलवेज अ जॉब जहाँ पे आपको हमेशा कोई ना कोई नेगेटिव मिलेगा. कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं होगा. डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल सिटिंग ऑन द टॉप, उसमें कितनी हिम्मत है, कितनी तप्पड़ है. और वो जब आती है जब उसकी ग्राउंडिंग ठीक होती है. तो फर्स्ट आप उसको दूसरे जॉब्स में एक्सपीरियंसेस कराओ. उसको let him or her make all the mistakes, ठीक है, elsewhere, because अब इसको गाइड किया जाएगा और उसको he'll be accounted for. उसको अकाउंटेबिलिटी होगी. रेप्रिमांड किया जाएगा. अगर वो देर से आएगा तो उसकी तनख्वाह कटी जाएगी. उसको वो पैसे नहीं मिलेंगे जो उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहे हैं. तो एक तो ये फंडामेंटल चीज़ है. दे नीड टू लर्न फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल्स. सेकंड, जब वो बिजनेस में आए भी सीधा उसको टॉप पे ना बिठाओ. उसको रोटेट करवाओ. लेट हिम बी इन लॉजिस्टिक्स. लेट हिम और हर, when I say him I mean her also, because बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, मेल फीमेल हो सकते हैं. तो लेकिन आप उनको हर एक डिपार्टमेंट का फ्लेवर दें और बिल्कुल लो लेवल पे. लेट देम आल्सो देन मेक द मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स. So and give them, let them make the mistakes. Don't overpower them कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये किया, ताकि वो ग्रोथ नहीं होगी. Let them take the risks also. Let them make those decisions. आप कोई पायलट प्रोजेक्ट्स उनको दें. अगर फेल हो जाते हैं, doesn't matter. That's the cost of doing good business, because बाद में जाके वो बड़ा मसला ना हो जाए. तो उसमें यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि to be a good जनरल यू हैव टू बी गुड सोल्जर. मेरे वालिद साहब कहते, हर एक फैसेट ऑफ द बिजनेस में ज़रूरी है आपको डील करने के लिए. तो एक छोटी सी मिसाल ये कि ऑब्वियसली जो हमारी कॉस्मेटिक बिजनेस है, तो उसमें अ लॉट ऑफ मार्केटिंग के ऊपर बहुत खर्चा होता है. एड्स के ऊपर बात हो रही थी, तो आपको एड्स बनानी है. तो आई कांट जस्ट टेल माई एजेंसी कि आप एक एड बना दें मुझे, और मुझे एक लंबा सा थपड़ा सा बिल दे देगा, एंड लाइक अ गुड बॉय और से हाँ ठीक है साइन इट, इन्होंने दे दिया, और वो कुछ भी लिख दें. यू हैव टू इन्वेस्टिगेट. अगर इस एड के पैसे हैं, क्यों इतना ले रहे हो, कितनी इन्वॉल्व इन्वॉल्व हो रहे हो. और इन द 80s एंड द 90s ये डिजिटल कैमरे की एज नहीं थी. वो टेलीसीनिया होती थी, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन होती थी, और सब लोग भागते थे बैंकॉक और यहाँ वहाँ 35 करने के लिए. तो क्यों, वहाँ पे एक टोनी साहब होते थे. अरे भाई, टोनी को ऐसे ही भेज दे यार. सारी उम्मत को टोनी के पास क्यों जाने की जरूरत है, यू नो. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ कि कितने स्पॉट बॉयज रख लो, कितनी लाइटिंग है. अगर एरी 6, एरी 7, एरी 5 का कैमरा हुआ करता था, और कितने हाई स्पीड शॉट्स हैं, कितने फ्रेम्स पर सेटिंग है. यू हैव टू स्टडी द मूड बोर्ड एंड सी कि अगर ये है तो इसमें इतनी इतनी फिल्म यहाँ के लिए, तो दिस इज हाउ आई यानी वुड डू इसका इट. मतलब आप पूरी शूट पे बैठते हैं जो ना होता था, तो होता था कि किस आर्टिस्ट से आप डील कर रहे हो, कि क्या उसकी वो. अब उसमें जो है ना, यू हैव टू टेक एन इंटरेस्ट, बट दैट्स जस्ट वन एस्पेक्ट. प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी यू हैव टू टेक एन इंटरेस्ट. अच्छा, हाउ टू डिफरेंशिएट कई लिसनिंग टू यू, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार माइक्रो मैनेज भी करना एक बहुत बड़ा एक मसला होता है, क्योंकि एज अ सीईओ यू हैव टू मेक सर्टेन इंपॉर्टेंट डिसीजन, मगर अगर सारे डिसीजंस आप लेने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली दैट बिकम. तो हाउ डू यू डेलीगेट डिसीजंस? ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि आप ही खड़े हों, बट ऑब्वियसली यू कैन डेलीगेट डिसीजंस टू अदर पीपल एज वेल. सो हाउ डू यू keep yourself away from micromanaging but still having an overlook on all of these things? अगेन अ वेरी गुड एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन. तो जो बहुत डिटेल ओरिएंटेड शख्स होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होती है. लेकिन जैसे मैंने आपसे एक बात कही, ये प्राइमरी स्टेज की मैं बात कर रहा था कि जब आप एक बिजनेस में आए हैं, यू आर नॉट द सीईओ देन. You could be a marketing executive, you could be a finance executive, you can go into logistics, you can go into PR, you can go into HR, you can go into various management aspects. different training होता है, departments हाँ. basically. like And when you are ready to take on that role, and it has to come with you're not, if you're not worthy, then you're not worthy. Then आप कोई और CEO ढूंढे भाई, who's got nothing to do with the business, जिसके पास ज्यादा experience है.
सो हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस भी अगर देख लें, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर एम्प्लॉइज कि उन्हें क्या परफॉर्म करना चाहिए? पहले तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है मुझे कि मैं अपने स्टाफ को एम्प्लॉइज़ ना बोलूँ। जिस दिन मैंने एम्प्लॉयी रिलेशनशिप डाल दी, तो वो हो गया कि ये मास्टर एंड सर्वेंट वाला। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि किंग रिचर्ड का जो टेबल हुआ करता, सो एवरीवन यूज्ड टू सिट ऑन द राउंड टेबल। So they were all on this equal from that perspective. Yes, वो जान दे देंगे उनके लिए, इसी तरह सहाबा भी जान दे देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही लिए, है। और उनकी एडवाइस ऑन ऑल द जितनी भी बैटल्स हुआ करते थे, would sit with him and make that decision एज अ टीम। as a team. सही है। It's not that he was on a throne and they were sitting नीचे, he would सही sit है। with them. So ये कल्चर पैदा करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, आप वो वर्क एनवायरनमेंट अपने स्टाफ को दें या देने की कोशिश करें कि उनको ऐसा फील हो कि ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, उनको ऐसा लगे ये मेरा दूसरा घर है, कि व्हेन यू कम टू वर्क यू डोंट फील, आपको घबराहट नहीं हो रही हो, तो या अक्सर खुशी ना हो रही हो या ज़्यादा। खुशी ना हो रही, तो अभी हमें बहुत टाइम लगा है, बट वी ट्राई टू गिव एन एनवायरनमेंट टू आवर स्टाफ where I feel proud कि we can sit there together as a एंड दे आर team कंफर्टेबल। and they are comfortable. तो एक तो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगरचे आप वो कर सकते हो, कोई कोई आपके ऐसे काम होते हैं जहाँ पे वो नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, सही है। देन यू प्रोवाइड इट इन अदर वेज। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो क्या परफॉर्मेंस दें, क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट लेवल्स हो, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? My only expectation of my staff is that I want them to at least try and become the best versions of themselves. बिकॉज़ आप हर एक आदमी को एक ही तराजू में नहीं डाल सकते हो। एक इंसान की कैपेबिलिटी इतनी है, एक की इतनी है, एक की इतनी है। तो जो इतनी है, आप उसको नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो ये आपको ये परफ़ॉर्मेंस दे। तो एज़ स्टाफ मेंबर आपको ये इवैल्यूएट करना है कि फॉर द बिजनेस आप इस शख्स से क्या एक्सपेक्टेशंस ले सकते हैं, इससे क्या ले सकते हैं। सो अल्लाह डज नॉट टेस्ट यू विद मोर देन यू कैन बेयर, द बर्डन दैट यू कैन बेयर। वही वाली फिलॉसफी आपको इंसान के साथ भी करनी पड़ेगी। आप थोड़ी किसी को बोल सकते हो कि इट्स लाइक सेइंग, मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं किसी के घर जाता हूँ और कोई चीख रहा होता है उसके स्टाफ मेंबर पे कि तुम किस तरह मेरे सामने, सही तुम्हें बात है। तुमने ग्लास से फिल करके नहीं दिया, और ये गंदा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इफ यू दैट कंसर्न, सो गिव हिम क्लीन क्लोथ्स और हर, उसको सही हाइजीन कराओ, सही सिखाओ, बात है, बताओ सिखाओ, बिल्कुल। करके। डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू जस्ट डू दैट। आपको कुछ, यू हैव टू टेक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन द वेल बीइंग ऑफ योर स्टाफ मेंबर। सो आई थिंक ये वर्क एनवायरनमेंट, don't expect the world from them. Just expect them to be the best versions of themselves. एंड वो गेज करना पड़ता है आपको कि किसकी क्या सलाहियत है, और जिसकी जो सलाहियत है उसमें उसको एक्सेल करने दें, उसको पोटेंशियल अचीव करने दें, एंड लेट दैट पर्सन बी प्राउड इन दैट, और उसको फिर उतना ही काम दें जितना उसकी फिर वो कैपेबिलिटी है। और जब वो रेडी हो टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, आप समझते हो, देन गिव हिम दैट चांस, बट डोंट एक्सपेक्ट सबको एक तराजू में आप नहीं डाल सकते। वो तो नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। एंड चाहे जो भी हो, आपको एक कम्युनिटी बनानी पड़ती है। दैट मीन्स यू हैव टू सेलिब्रेट एवरी इंडिविजुअल। आई फील अगर उनकी बर्थडेज हैं, अगर उनकी मटर्निटी लीव अगर आ रही होती है, या अगर उनके कोई लोन्स उनको कोई चाहिए होते हैं, कोई स्पेशल कोई नीड्स अगर होती हैं, वो आप डिनाई नहीं कर सकते हो, और ना आपको करनी चाहिए। दैट्स ऑल। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बट इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, वही वाली बात है दैट आई एम अ फाइड्यूशरी, एंड मुझे इस पोजीशन पे रखा गया है। तो फाइड्यूशरी की ये ड्यूटी होती है, ठीक है आप बिजनेस भी कर रहे हो, बट आपको इतने सारे लोगों का ख्याल भी रखना है, और ये आपका जॉब है, इट्स पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। तो ये भी करना ज़रूरी है, बट उसके लिए एम्पैथी ज़रूरी है। और वो एम्पैथी नहीं होगी तो फिर आप ऐसे करोगे कि जैसे कि आप किसी पे एहसान करो। तो एम्पैथी लाना का जो है वो इतना ज़रूरी है, बिकॉज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन एम्पैथी एंड सिम्पैथी। सिम्पैथी वो चीज़ होती है जब हम रोड पे सिग्नल पे खड़े हुए हैं और एक बच्चा ठक-ठक करता है, आप उसको शक्ल देखते हो,
और आप बोलते हो, ओ बेचारा, और आप वो 15-20 रुपए निकालोगे और उसको दोगे और बोलोगे, बाजी लेकिन साहब ये तो बहुत कम है। फिर आप बोलोगे, अभी तो तुझे दिया है, तो अभी मैं तुम्हें क्यों दूं? बस ठीक है ना? नहीं साहब दे दो। मैं, अच्छा वो बेचारा छोटी बात है, तो 10 रुपए आप और निकालोगे। जैसे आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक विंडो ऊपर करोगे ताकि जो मक्खियां और जो थी वो बाहर ही रहें, और आपकी एसी की आवाज चलेगी और ड्राइवर को चलो, और फिर आप चल जाओगे करके। एंड यू लीव दैट किड विद द वर्ड बेचारा। आपने जस्टिफाई कर लिया कि वो बेचारा है, आप ठीक हो, आपने पैसे दे दिए। एम्पथी वो चीज होती है कि जब आपने वो शीशा नीचे किया, उसने कहा साहब पैसे दे दो। टेक 1 मिनट टू लुक इन टू द आईज ऑफ दैट चाइल्ड। उसकी आंखों में उसका दर्द देखो, और फिर ये कंसीव करो कि वो बच्चा आप हो सकते थे। मैं खड़ा हो सकता हूँ उसकी जगह पे, वो मेरी जगह पे बैठा होता है। मुझे अल्लाह, व्हाट डू आई डिजर्व दिस फॉर? व्हाई? Why should I be in the car and why should he be standing outside on that road and begging for money? मैंने कौन सा इतना कर दिया? Now that is empathy where you get gratitude, पर शुक्र अल्लाह का करोगे कि तूने मुझे उस मकाम पे नहीं खड़ा किया, and I didn't deserve to do this. So if you have that sense of empathy, so this is I think the most important thing for human relations and for CEOs, कि जब तक empathy हम develop नहीं करेंगे, हम जितने भी बड़े बन जाएं, we'll still be zero. बिकॉज जब तक आप ट्रूली ग्रैटिट्यूड आएगा फ्रॉम एम्पथी, वो इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। और जो लोग एस्पायर कर रहे हैं एट सीईओ लेवल और एट अ हायर पोजीशन, दे मस्ट ट्राई एंड इनकलकेट द सेंस ऑफ एम्पथी। उससे ग्रैटिट्यूड भी आएगा, आपके जितने स्टाफ रिलेशंस हैं वो भी बेहतर होंगे। बिकॉज देन यू नॉट थिंकिंग कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन एज नहीं हो रही है। आप ये बोल रहे हो, अच्छा हाउ कैन आई मेक योर लाइफ बेटर? ऑब्वियसली एडवांटेजेस भी बहुत लोग लेते हैं, बट आई थिंक देन यू हैव इनफ एक्सपीरियंस टू गेज कि कौन एडवांटेज ले रहा है, कौन, एंड देयर लॉट्स ऑफ वेज ऑफ मैन्यूवरिंग दैट। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई लोन आपसे ले रहा है, तो आप ये बोल सकते ठीक है, अगर तुम्हारी ग्रेचुटी है, तो लेट्स अगर किसी को, अगर आपको डॉज करना हो, तो वो आपसे बोले मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, लेकिन लेट्स अगर उसकी ग्रेचुटी बनती है 50,000, कल वो आपके 1 लाख रुपए लेके चले जाता है, ठीक है, तो फिर आप उसकी ग्रेचुटी से 50,000 डिडक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव। तो देन अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात भी बनाए, तो फिर लोन स्ट्रक्चर्स भी ऐसे रखो कि जो ग्रेचुटी उसके ऊपर स्किप ना कर जाए। हाँ, अगर बहुत एक्सेप्शनल केस है, फिर पर्सनली अपनी जेब से दो, कंपनी से ना दो, बिकॉज ये भी फिर गलत है। बिकॉज यू आर अ फाइड्यूशरी, आपका मेन मकसद है कि आपकी कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एसओपीज हैं, वो भी फॉलो हों, एंड देन नो वन टेक्स यू फॉर अ राइड। तो आपको अदल इंसाफ भी करना है, आपको जस्टिस भी दिखानी है, बट आपको एम्पथी भी रखनी है। तो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, You यू have नो। to juggle every day different things, and that is the job of a person who's on top. Okay, before we wrap up, one thing that you want to or you are currently learning right now, कोई ऐसी चीज जो आप या तो learn करना चाहते हैं या आप learn कर रहे हैं अभी currently, वो क्या ऐसी चीज है? I mean, knowing all and being where you are, I'm sure there is something that you मैं तो feel कहता हूँ like. इंसान के 50 PhDs भी हो जाएं, वो स्टिल शुड बी अ स्टूडेंट। यू लर्न एवरी डे। अभी हम बात करें, मैंने बहुत से पॉइंट्स आपसे सीखे हैं, आपसे सीखे हैं, आपसे मैं सीख रहा हूँ। वी लर्न एवरी डे। अगर हमने अपना दिमाग जिस दिन बंद कर दिया ना, बिल्कुल कोई ऐसे। बोलता है ना अब तो मैं टीचर बन जाऊंगा, बस वो खत्म। तो बोल बस मैं स्टूडेंट ही हूँ, या मुझे सब पता है। या मुझे सब कुछ नहीं पता है। हमें कुछ नहीं पता है। हर रोज आई एम श्योर आप अपनी औलाद से हर रोज कोई चीज सीखते हो। ज्यादा ही ऐसी सीखते है, हैं हाँ, आप. ऐसी है। तो दिमाग हमेशा खुला रहना चाहिए, कभी वो बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकल जब भी बढ़ती है जब हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं ज़ीरो हूँ, और मैं हर रोज़ सीखने की कोशिश करता हूँ। एंड दैट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। डोंट क्लोज योर माइंड। Last thing, what advice would you want to give your kids? माय किड्स। Got you. They're listening right now. The advice I would give my सोच लें अच्छी तरह सोच लें। गलत ना हो जाए. सोच- नहीं, नहीं, सोचो आप। नहीं, बहुत सी चीजें हैं, बट इफ आई जस्ट वांट टू सम इट अप इन वन, मैं वो चीज सीखना चाह रहा हूँ। Three things among other things. हम्म Three things among other things. कोई तीन चीजें जो top of your head.
जो मे बी आपने भी सीखी हो या आपको लगता है कि ये 3 चीज़ें मुझे लाइफ में बड़ा हेल्प की, वो 3 चीज़ें मैं अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहूँगा। और एनीथिंग? आई गेस कभी झूठ ना बोलना, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, इवन इफ इट वर्क्स टू योर डेट्रिमेंट। सबसे पहले तो मेरा ये होगा। और झूठ ना बोलना मीन्स सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने आप से झूठ ना बोलना। अगर आप अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे तो दूसरों से नहीं बोलोगे। वी लिव अ लाई ऑल आवर लाइव्स। हम अपने आप से इतना झूठ बोल देते हैं और उस पे हम इतने उबूरियत हासिल हो जाती है कि दूसरों से झूठ बोलना बहुत आसान हो जाता है। तो झूठ कभी ना बोलना, इवन इफ इट वर्क्स टू योर डेट्रिमेंट। सबसे पहले मेरी यही होगा। नंबर 1, किसी का दिल ना दुखाना और हमेशा माफ़ी माँग लेना है। चाहे किसी ने आपसे भी गलती, चाहे किसी ने आपके साथ भी अगर कोई गलत काम ना किया हो, उनसे माफ़ी माँग लेना, ताकि वो बिकॉज़ यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर सेल्फिश रीज़न्स। ये इसमें एक बहुत लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग है, वरना हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर माफ नहीं कर सकते। सकते। तो माफ़ी एंड फॉरगिवनेस इज़ नंबर 2। एंड नंबर 3 व्हिच शुड बी नंबर 1, कि अगर आपने वो लाइफ़स्टाइल जी ली या जितना करीब आप अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ सकते हैं, एंड देयर आर गज़िलियंस ऑफ हदीस एंड एग्ज़ाम्पल्स, अगर आपने उनकी लाइफ़ को एमुलेट कर लिया, बट दैट्स इट, देन इट्स वेरी ईज़ी टू नेविगेट थ्रू लाइफ़। ये मेरे 3 होंगे गाइडलाइंस। Hey, thank you for being so unfiltered and so open. I mean, it has been a roller coaster ride of emotions speaking to you. We don't It's want to really, stop like yeah. this conversation. हाँ, मतलब और 10 सवाल आ रहे हैं, Well, you've बट been a ऑब्वियसली breath of fresh air, I must say. Hearing you talk about एंड आई थिंक वी all aspects of life. डेफिनेटली नीड Yeah, अनदर सेशन विद यू, बिकॉज़ और definitely. बहुत सारा कुछ है जो वी वुड लव टू नो अबाउट यू। बट थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन अनबॉक्सिंग सक्सेस। और वाक़ई आपने हर एस्पेक्ट से अपनी सक्सेस को अनबॉक्स करके दिखाया है, एंड लोगों को आई एम श्योर बहुत सीखने को मिला होगा कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं या हम जिसके बारे में सोचते ही नहीं है, कि बहुत सारी हम चीज़ें ऑन द रट कर रहे हैं या हम जस्ट बिकॉज़ कोई और कर रहा है हम भी कर रहे हैं, बट उसके बारे में वी डोंट रियली थिंक अबाउट इट। तो आई थिंक बस यही रखें, फेलियर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सक्सेस। On that note, thank you very much for watching, ladies and gentlemen. आज के हमारे गेस्ट का आई एम श्योर आपको पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर करें, लाइक करें, एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। So, and in closure, Olivia, shukriya. शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू।